उड़ने वाले पंछी हो, उड़ने का तो शौक रखो। कुछ करने की चाह है तो आगे अपना कदम रखो। हमने ये क्लास 12 का एक चैप्टर लेके आए हैं। ये क्लास 12 का पहला चैप्टर है जो का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करने जाएंगे और 1 बाय 1 करके हम इस चैप्टर को समझेंगे। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने अपनी डेली लाइफ में देख रखा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड यानी कितनी चीज़ यूज करते हैं। बल्ब हुआ, टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, एंड कूलर, फैन, एसी एंड बहुत बड़ी बड़ी मशीनें भी आमतौर पे इलेक्ट्रिसिटी से ही काम करती हैं। हम आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी के बिना अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते। इलेक्ट्रिसिटी का हमारी डेली लाइफ में इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है या रोल है, तो इसके बारे में हमें जानना भी चाहिए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, सोचते हुए हमारी क्लास 12 में पहला चैप्टर रखा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने बहुत सारे अपने एग्जाम्पल देखे हैं, तो हम इसके ओरिजिन के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे और समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का रीजन क्या होता है और किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। हमने अपनी डेली लाइफ में ये महसूस किया है कि जब हम नायलॉन से बने हुए कपड़ों को रब करते हैं तो उनमें चार्ज पैदा होता है। और इसी की जैसा हमने ये भी देखा है कि जब हम ग्लास को रब करते हैं एवोनाइट के साथ या एक सिल्क बुल के साथ, तो उसके अंदर भी चार्ज एक्वायर हो जाता है और वो कैपेबल हो जाता है छोटे छोटे पीसेस को ग्रैब करने के लिए। सपोज कीजिए ये कागज के छोटे छोटे पीसेस थे। हमने क्या किया, हमने एक ग्लास लिया और ग्लास को लेकर के यहाँ पर इसके पास लेके, ये ग्लास है हमारा, इस ग्लास को लेके गए इन पीसेस के पास। नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। लेकिन अब हमने क्या किया, ये पॉइंट ए था, पॉइंट बी में हमने क्या किया, इसी ग्लास को हमने रब किया। यही ग्लास लिया हमने और इस ग्लास को लेकर यहाँ पे हमने रब किया। रब विद किससे, ये जो यहाँ पे पड़ा हुआ है ये है, मान के चलिए एवोनाइट या सिल्क बुल। एवोनाइट या सिल्क बुल से हमने इसे रब किया। रब करने पर अब क्या हुआ, हम इसी को दोबारा से इसके पास लेके गए। इसलिए हमने दोबारा जब इसके पास लेके गए तो हमने क्या महसूस किया, यहाँ देखिए एक ये गिलास जो था, यहाँ पे एक गिलास था ना, जब हम इस ग्लास को लेकर के इसके पास आए, इस ग्लास को लेकर जब इसके पास आए तो इसके पास कुछ चार्जेस आ गई या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जिसकी मदद से इसने ये जो पेपर पड़े हुए थे अपनी तरफ इसने अट्रैक्ट करना, इसे टच होने लगी। हम ये काम डेली लाइफ में स्केल के साथ भी करते हैं। हमने देख रखा है कि जब हम स्केल को पकड़ते हैं और स्केल को ऐसे थोड़ा सा यूं करते हुए जब लेकर के आते हैं तो हम क्या महसूस करते हैं कि कुछ पेपर जो है उस ग्लास के साथ अटैच हो गई। ऐसा क्या हुआ उसके अंदर, वो क्या कारण था? तो इसका आंसर जो हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं चार्ज हो गया। मीन टू से इस समय जो ग्लास था वो अनचार्ज था, अभी इसके पास कोई चार्ज नहीं था। लेकिन हमने जब उसे रब किया, रब करने पर उसके अंदर चार्ज आ गया और उस चार्ज ने उसे ग्लास को अट्रैक्ट करने में हेल्प किया। इसी तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से एग्जांपल और भी देखते हैं। हम ग्लास ही नहीं और भी सब्सटेंस को रब करें तो उसके पास भी कोई चार्ज आ जाता है। तो ये चार्ज होता क्या है? इसी तरीके से हमने देख रखा है, कि जब हम इसी तरीके से
हमने जब देख रखा है कि हम जब छोटी सी मोटर लगाते हैं या अपनी बैटरी, जो बैटरी आमतौर पे जिसे हम छोटी छोटी बैटरी होती हैं उन्हें जब अपनी जीप से लगाते हैं तो उनमें थोड़ा करंट लगता है, उन्हें करंट पैदा होता है। तो ये करंट किस वजह से होता है? ये करंट का रीजन क्या रहता है? तो इस करंट का रीजन भी जो रहता है वो भी चार्ज ही होता है। जिस तरीके से बैटरी में हमने जैसे बैटरी में से हमने यहाँ से एक प्लस एक माइनस, जब हमने इसे टंग से टच किया तो क्या हुआ? टंग से टच करने पर हमें शॉक लगा। क्या लगा? शॉक लगता है। जब हमें शॉक लगता है तो हम सोचते हैं ये किस वजह से हुआ होगा? ये शॉक जो लगा हमें जर्क लगता है या तो किस वजह से लगता है? तो इस जर्क का जो मेन रीजन रहता है वो भी चार्ज होता है। क्या रहता है? चार्ज। और एक कैसे चार्ज होगा? इससे चार्ज रिमूव हुआ। चार्ज रिमूव होने से क्या हुआ? इसे बोलते हैं डिस्चार्ज। बॉडी क्या हो गई? डिस्चार्ज हो गई। इसके अंदर चार्ज था वो निकल गया, हमारी बॉडी में चला गया, जिससे हमें करंट महसूस हुआ। तो इस बॉडी को क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज। इस प्रोनाउन को बोला जाता है डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज होने की वजह से क्या होता है? शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक जिसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक किस वजह से होता है? डिस्चार्ज से होता है, जिस मोमेंट से चार्ज निकल जाना। इसी तरीके से हमें जब करंट लगता है तो वो प्रोनाउन जो होती है, जैसे कि हम किसी सॉकेट में हाथ डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें करंट लगता है। हम किसी फ्रिज का या अपने किसी घर के अप्लायंस को टच कर लेते हैं तो हमें करंट लग जाता है। तो वो प्रोनाउन किस वजह से होती है? डिस्चार्ज से होती है। डिस्चार्ज हमें ये बताता है कि डिस्चार्ज की प्रोनाउन ये बताती है कि किसी प्रोनाउन में करंट है कि नहीं है। अगर करंट कम है तो हम उसे टच करके पता कर सकते हैं कि करंट है कि नहीं है। लेकिन जब करंट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है तो हम एक इंस्ट्रूमेंट आता है उसकी मदद से यूज करके, उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हमें पता करते हैं कि करंट इसमें है कि नहीं है। क्योंकि हम उसे डायरेक्ट से टच करेंगे तो हमें शॉक लग सकता है। इसी तरीके से हमने ये देखा है कि जब हमारी ट्रक होती है, जैसे बड़े बड़े ट्रक होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, जो उनके टायर्स होते हैं, टायर और ये रोड, तो टायर से जब रोड फ्रिक्शन करते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन, इसमें चार्ज पैदा होता है, इधर चार्ज आता है क्योंकि फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। यहाँ पे जो व्हील्स हैं ये रोड के साथ फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं। फ्रिक्शन रोड के साथ जब ये फ्रिक्शन पैदा करते हैं तो यहाँ पे चार्ज पैदा होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है। तो ऐसा चार्ज जो होता है बहुत ही डेंजरस हो सकता है। कैसी कंडीशन में? जब यहाँ पे पेट्रोल, सपोज की जगह इसमें पेट्रोल भरा हुआ है, तो इसमें पेट्रोल फिल है और पेट्रोल फिल वाले टैंकर से अगर चार्ज थोड़ा सा भी पेट्रोल को लग जाता है तो पूरा का पूरा टैंक ब्लास्ट हो सकता है, बूम। तो इस बात से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि एक चेन लेते हैं। यहाँ पर एक चेन जो होती है, एक चेन छोटी सी, जिसे हम जमीन से टच कराते हुए इसे रखते हैं ताकि जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रहा है वो सीधा अर्थ में चला जाए और पेट्रोल के टैंक तक ना पहुंच पाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग मीन सेंड टोटल चार्ज विद इन द अर्थ में सारा चार्ज पहुंचा देना। कि अर्थ जो होती है वो सारा चार्ज ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी रखती है। इस वजह से क्या होगा, हमारी पेट्रोल पंप जो होती है वो बच जाती है। ग्राउंडिंग प्रोसेस को हम अपने घर में भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो प्लग आते हैं, प्लग, तो उनमें भी 3 वायर होते हैं, 1, 2 और 3। ये 3 वायर होते हैं। एक
एक लैप वायर, दूसरा न्यूट्रल वायर, एंड थर्ड जो वायर होता है उसे बोलते हैं अर्थ वायर। जो अर्थ वाला वायर होता है वो क्यों लगाया जाता है? ताकि जब ज्यादा शॉक पड़े या ज्यादा करंट आ जाए तो ऐसी कंडीशन में हम सारा जो एक्स्ट्रा करंट है उसे अर्थ में पहुंचा दें। और इसी प्रोसेस हमारे घर में कैसा रहता है कि हम एक सारे अप्लायंस कनेक्ट करके एक उस वायर को अर्थ में डाल देते हैं। जब वो वायर अर्थ में चला जाता है तो जैसे वोल्टेज हाई होती है, हाई वोल्टेज वाला करंट इधर आया तो हाई वोल्टेज वाला करंट अगर टीवी से अप्लायंस से किसी कनेक्टेड है तो उसे हार्म कर सकता है। लेकिन वहीं जब हमने वायर को अर्थ में कर दिया, अर्थ तक पहुंचा दिया, अर्थ में पहुंचाने पर क्या होगा? अर्थ तक पहुंचने पर वो हमें किसी तरह कोई हार्म नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं वो बिना कोई खराबी के लंबे समय चल सकते हैं और हाई वोल्टेज रिस्क से भी बच जाएंगे। तो ग्राउंडिंग प्रोसेस हमारे लिए इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो हमने इन सब चीज़ों में क्या देखा? इन सब चीज़ों में देखा चार्ज के बारे में सुना। यही नहीं, हमने एक एग्जांपल और देखा चार्जेस का। हमने एक एग्जांपल और देखा चार्ज का। वो कौन सा चार्ज है? वो चार्ज लाइटनिंग। जैसे आपने बड़े बड़े क्लाउड्स देखे हैं, बारिश के टाइम पर बड़े बड़े क्लाउड्स, इन क्लाउड्स में से थंडर्स निकलते हैं जो हमने महसूस भी किए हैं। इस तरीके के ये जो होते हैं, इसी जो लाइट एकदम से पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को, पूरे आसमान को जो पीली करके बिजली आप तो एकदम से करंट टाइप की बिजली जो कवर कर लेती है, उस तरीके की चार्जेस होती हैं। क्लाउड जो होते हैं ऐसी चार्ज पैदा करते हैं, इस तरीके की लाइटिंग पैदा करते हैं। तो इस लाइटनिंग का रीजन क्या है? इस लाइटनिंग का जो मेन रीजन रहता है वो हमें नहीं पता था, लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया, जिसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने पर उन्होंने ये देखा कि जो क्लाउड्स में चार्ज पैदा होता है या जो लाइटिंग होती है उसका रीजन भी वही सेम है जो कि हम अपनी लेबोरेटरी में करते हैं, दैट इज चार्ज। हम जिस तरीके चार्ज पैदा होते हैं, क्या हमने देखा होगा जब दो चार्ज को पास में थोड़ा लाते हैं तो उसमें चार्ज पैदा होता है, हल्का सा पीले रंग का चार्ज जो निकलता है, तो वो चार्ज होता है। वही सेम चार्ज लाइटनिंग के दौरान भी वही निकलता है। इसके लिए उन्होंने एक मशहूर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे काइट एंड की एक्सपेरिमेंट। काइट एंड की एक्सपेरिमेंट, काइट एंड की एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या किया? एक काइट थी, एक काइट के अंदर उन्होंने की को बांधा और की को बांध करके की को, और यहाँ पर एक काइट को उन्होंने उड़ाया और एक की जो थी इसके साथ अरेंज कर दी। तो जब वो वहां पे खड़े होकर के इसको उड़ा रहे थे, जब वो उसे उड़ा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि जब वो बादलों को पहुंचाया उन्होंने, लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये मेटल का है, तो मेटल के अंदर होकर के तो लाइटनिंग है, जब लाइटनिंग आप पड़ेगी तो करंट, यहाँ मुझे करंट महसूस होना चाहिए। जब बादलों तक पहुंचा वो और लाइटनिंग हुई तो उन्हें कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? तब उन्होंने ये बात महसूस की कि ये तो मेटल है, ये तो कंडक्टर है, लेकिन यहाँ पर
वायर, ये वायर, इतना लंबा वायर नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है। और इतना बड़ा नॉन कंडक्टर वायर होने के कारण यहाँ से करंट महसूस कर पाने बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन अकस्मात क्या हुआ कि वहां से रेन पैदा होना शुरू हुआ, रेन हो गई, बादलों में से बारिश होना स्टार्ट हो गई। जब बादलों में से रेन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने ये देखा कि ये जो वायर था वो वेट हो गया, और वेट होने की वजह से अब जो चार्ज जब काइट के पास तक ये करंट पहुंचा, तो काइट के साथ करंट पहुंचते उनको भी लग गया। तो इस बात को देखते हुए उन्होंने ये बोला कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये बताया कि जो लाइटनिंग होती है आसमान में, वो सेम वही चार्ज है जो कि हमारी लेबोरेटरी में पैदा होता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने ये जाना कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने जाएंगे। हम कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी देखेंगे जो चार्ज तब दिखाता है जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है। हम इस चैप्टर में कुछ प्रॉपर्टी ऐसी देखेंगे जो दिखाता है जब वो रेस्ट कंडीशन में होता है। जिस तरीके से चार्ज रेस्ट की कंडीशन में होता है तो उसके अंदर बहुत सी प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अपने चारों तरफ फील्ड बना सकता है। पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने पर भी कैपेबल हो सकता है जब वो रेस्ट कंडीशन में होता है। और वहीं जब चार्ज मोशन कंडीशन में होता है, चार्ज मोशन कंडीशन में होता है, चार्ज मूविंग, वही चार्ज होता है जब मूविंग कंडीशन में होता है तो अलग प्रॉपर्टी दिखाता है, जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ, या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अलावा उसमें करंट और बहुत सारे अप्लायंस चलाता है। चार्ज फ्लो करता है, जो करंट फ्लो करेगा तभी तो उसमें से, जैसे हमारे अप्लायंस होते हैं टीवी, फ्रिज, ETC, ये सारे वर्क करेंगे। जब चार्ज मूव करेगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी ये सारे मूव करेंगे। इवन हम ये जो छोटे से छोटा चीज भी कर रहे हैं उसमें भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का काम चलता है। मीन टू से, क्योंकि हमारे जो एनवायरनमेंट में जो दो मेजर फोर्स होती हैं, वो केवल दो मेजर फोर्स होती हैं और दो माइनर फोर्स होती हैं। जैसा कि हम क्लास 11 में पढ़ते हुए आए हैं कि 4 तरह की फोर्सेस होती हैं। उन 4 तरह की फोर्सेस में से पहली होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो किस वजह से लगती है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि दो ऑब्जेक्ट बीच में लगती है जिनके पास कुछ मास होता है, और ये एक बिग फोर्स होती है। इट्स अ बिग टाइप ऑफ फोर्स। वहीं अगली टाइप की जो फोर्स होती है जो हमने पढ़ रखा है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो कौन सी फोर्स होती है? वो फोर्स जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स से ओवरकम कर पाता है। देखिए, हम अपनी चारों तरफ एनवायरनमेंट देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज पे लग रही है। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज पे लग रही है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज पे लग रही है तो गिरती क्यों नहीं है? आप सपोज कीजिए कि
ये जो मैंने यहाँ लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये चौक से तो लिखा मैंने, तो चौक से लिखने के बाद इस पर क्या ग्रेविटी काम कर रही होगी? ग्रेविटी काम कर रही हो नहीं कर रही होगी? तो ग्रेविटी काम कर रही होगी, लेकिन गिरा क्यों नहीं है? तो किसी ने तो इसको पकड़ के रखा है। इसी तरीके से आप बल्ब को देखिए, बल्ब जो होता है, अब बल्ब या फिर तुम आपके घर की अलमारी, वो नीचे क्यों नहीं गिरती? आप कहेंगे कि हमने तो उसे कील से गाड़ा है, इसलिए नहीं गिर रही। तो हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कौन सी फोर्स काम कर रही है हमें ये नहीं पता। तो असल में जो फोर्स काम कर रही होती है वो कोई दूसरी फोर्स होगी, क्योंकि जब तक कोई और फोर्स काम नहीं करेगी तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ऑब्जेक्ट जो है जमीन पे ना गिरे। तो हमने जो उस दूसरी फोर्स का नाम दिया वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो एक ऐसी फोर्स होती है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है, और जो उसका रीजन रहता है, वो जो सोर्स रहता है उसका सोर्स चार्ज रहता है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स सोर्स जो माना उसको हमने चार्ज नाम दिया है। चार्ज, जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स का सोर्स जो होता था वो मास हुआ करता था, मास, उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो सोर्स होगा वो हमारा चार्ज होगा। और एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होती है या ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होती है? देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो अभी तक ये गिरा नहीं, वैसे इस पर इलेक्ट्रोसिटी काम कर रही है। ये तो देखिए, आपने जब चौक से लिखती हैं तो चौक से लिखते समय क्या होता है, बहुत से डस्ट पार्टिकल छूट के भी गिरते हैं, जमीन पर गिरते जाती हैं, तो उन पर तो ग्रेविटेशन काम कर रही है। लेकिन जो यहाँ पर लग गई उन पर क्यों नहीं कर रही? क्योंकि यहाँ पर जो लाइट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन थे या चार्जेस होते, एक दूसरे इन्होंने ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया। अब इन पर ग्रेविटी काम तो कर रही है, लेकिन अब ग्रेविटी में इतना पावर नहीं है कि वो इनको नीचे गिरा दे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये उसे अटैच हो चुकी है। इसीलिए से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ फोर्स होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है। और भी दूसरी फोर्स होती हैं, वो होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को हम आने वाले चैप्टरों में, जब हम एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, तब हम आपको उनके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो हम सबसे पहले अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए ये समझने चलते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होती है फिजिक्स की एक ब्रांच होती है, जिसमें हम वो सारी प्रॉपर्टीज जो एक चार्ज के पास होती हैं जब वो रेस्ट कंडीशन होता है उन्हें पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which the properties of charge at rest are studied. Like
इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, etc. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चार्ज क्या होता है। हमने चार्ज के बारे में बहुत सी बातें सुन ली हैं, अब ये समझना चाहिए कि चार्ज होता क्या है। चार्ज so charge is something possessed by the body which make it capable to apply electrostatic force of attraction or repulsion. चार्ज एक ग्रुप प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि उसे कैपेबल बनाती है किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगाने की कैपेबल बनाती है, उसे हम चार्ज कहते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, चार्ज कितने तरीके होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है चार्ज के टाइप होते हैं क्या, तो आंसर इज यस। तो देखते हैं टाइप ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस, देखिए हम आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देते हैं कि चार्ज कितने तरीके हो सकते हैं। चार्ज एक ही तरीका होता है या चार्ज दो तरीके हो सकते हैं, हम इस बात को पहले डिसाइड करेंगे। तो इस बात को देखने के लिए हम एक ग्लास लेते हैं, ग्लास एंड एवोनाइट लेते हैं। हमने दोनों को रब किया, दोनों को रब करने के बाद हम ग्लास रब्ड है, ग्लास को लेकर के आए। एंड सेकंड पॉइंट, हम एवोनाइट को भी लेके आए, इधर एवोनाइट लिया है। दोनों को हमने क्लिंक कर दिया, टांग दिया। यूं यहां से ये टंगा हुआ है, यहां से ये टंगा हुआ है। हमने क्या देखा, ग्लास में और एवोनाइट में इधर और इधर अट्रैक्शन आया। ग्लास और एवोनाइट के बीच में हमने अट्रैक्शन देखा, पॉइंट ए। अब हमने क्या किया, सेकंड कंडीशन में हमने ग्लास को लिया और दूसरा भी हमने ग्लास ही लिया। तो हमने क्या देखा, जब दोनों ही हमने ग्लास लिए तो यहां से ये इधर गया और यहां से ये इधर गया। इन्होंने क्या देखा, रिपल्शन देखा इन दोनों ने। इन अ सिमिलर मैनर, जब हम एवोनाइट
एवोनाइट को पास में लेके आए तो उस कंडीशन पर भी हमने रिपल्शन देखा। हमने क्या देखा, जब एक कंडीशन में हमने जब दोनों को लिया, अलग अलग मेटल थे, दोनों के पास चार्जेस होंगे, तो इन दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। लेकिन जब दोनों ही मेटेरियल सेम मेटेरियल लेके आए, बी कंडीशन में ग्लास हो या सी कंडीशन में एवोनाइट हो, दोनों ही कंडीशन में हमने ये देखा कि चार्ज जो होता है एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, उसमें भी रिपेल कर रहा है, इसमें भी रिपेल कर रहा है, लेकिन इस कंडीशन में अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस बात को देखते हुए हम इस बात के कंक्लूजन में आए कि हमारे अंदर एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि चार्ज कितने तरीके हो सकता है। तो इस बात को हम समझने की कोशिश करें तो ये देखिए यहाँ पे कि अगर हम एक टाइप का चार्ज मानते हैं तो हमारा काम नहीं बन सकता। रीजन कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारा चार्ज एक तरीके होता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरीके चार्ज ने यहाँ तो अट्रैक्ट किया और यहाँ पर रिपेल किया। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि अगर एक ही चार्ज होगा तो एक जगह पर अट्रैक्ट कर लो, एक जगह पर रिपेल कर जाए। तो इस बात को देखते हुए हमारी मजबूरी हुई कि हमें दो तरीके चार्ज माननी पड़ी। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि दो तरीके चार्ज तो कैसे चार्ज, वो चार्ज तो हैं लेकिन वो चार्ज कैसे माने जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे वो चार्ज हैं, तो अब हम चार्ज को क्या माने और कैसे मानेंगे। तो इस बात का जवाब हमें तब मिला कि हमने ये माना जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने सबसे पहली बार ये बताया कि असल में चार्ज दो तरह की होती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें दो तरह के चार्ज दिए। उन्होंने ये बताया कि चार्जेस जो होते हैं दो तरह के हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो ग्लास के पास चार्ज हुआ, उन्होंने ग्लास के पास जो चार्ज था उसे पॉजिटिव चार्ज बोला, पॉजिटिव। वहीं जो चार्ज एवोनाइट के पास था उन्होंने उसे नेगेटिव चार्ज बोला, नेगेटिव। जो ग्लास के पास वो था पॉजिटिव था, और जो ग्लास के पास जो एवोनाइट के पास जनरेट हुआ चार्ज उसे उन्होंने नेगेटिव बोला। तो अब इन दोनों ने इसको देखते हुए उन्होंने इसको डिफाइन करने की कोशिश की कि देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव जब आपस में पास आते हैं तो अट्रैक्ट करता है, और जब पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव ये भी है, नेगेटिव ये भी है, नेगेटिव ये भी है। तो पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव ये भी है, नेगेटिव ये भी है, नेगेटिव ये भी है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज अपोजिट चार्ज जो होते हैं, हम यहाँ देख सकते हैं जो अपोजिट चार्ज थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वहीं जो सिमिलर चार्ज थे, सिमिलर चार्ज चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इस बात को देखते हुए हमें ये बात समझ में आई कि असल में अगर सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नहीं क्यों करेंगे, सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और वहीं जो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और देखिए आपने ये बात सवाल आया होगा कि हमने ग्लास को पॉजिटिव दे दिया, एक बार ग्लास को पॉजिटिव दे दिया तो दोनों बार क्यों दिया, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो देखिए हम एक ही मैटर को दो तरीके चार्ज बना दे सकते, क्योंकि देखिए हमने ग्लास को ही तो रब किया, अब दूसरा ग्लास लिया तो हमने उसी को रब किया, और जब दोनों ग्लास रब हुआ तो रब करके तो पॉजिटिव चार्ज देगा ग्लास, और जब उसके पास एक बार नेगेटिव आ गया तो दूसरी बार नेगेटिव भी आएगा। तो हमने ये बात अज्यूम की कि अगर ग्लास में एक ग्लास पे पॉजिटिव है दूसरे ग्लास पे पॉजिटिव होगा, इसी तरीके से, और एक एवोनाइट पे पॉजिटिव है दूसरे एवोनाइट पे भी पॉजिटिव होगा। तो इस बात से हमारी दो ग्लास हमने टाइप चार्जेस दो तरीके चार्ज निकाले। पहला चार्ज वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा चार्ज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वो चार्ज होता है जो कि एक ग्लास ने एक्वायर किया है, और नेगेटिव चार्ज वो चार्ज होता है जो कि एक एवोनाइट की रॉड ने एक्वायर किया है। अगर दोनों सेम चार्जेस होंगे, अगर सिमिलर टाइप में आते हैं तो रिपेल करते हैं, और अपोजिट में आते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं। तो इसे कहते हैं टाइप ऑफ चार्जेस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस।
टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस जो होती हैं दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड टाइप ऑफ चार्जेस, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव होने के अनुसार उनकी प्रॉपर्टी भी डिसाइड हुई। प्रॉपर्टी क्या थी? फर्स्ट, सिमिलर चार्ज, सिमिलर चार्जेस repels each other, repel each other। सिमिलर चार्ज जो होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वहीं अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब कौन पॉजिटिव चार्ज करेगा और कौन नेगेटिव चार्ज